हेलो बच्चों, वेलकम। जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लास 9 का सेकंड चैप्टर, दैट इज़ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। जैसा कि आपको क्लियरली दिख रहा है कि इसके दो पार्ट होने वाले हैं, एक तो फोर्स का और दूसरा लॉज ऑफ मोशन का। तो आज के लेक्चर में जो बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि फोर्स क्या है और फोर्स के टाइप्स क्या होते हैं, या फोर्स से रिलेटेड टर्म्स। ठीक है, बेसिकली लॉज ऑफ मोशन की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन के पहले देयर इज़ अ नंबर ऑफ थिंग्स जो हमको डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो हम पहले उसकी बात कर लेते हैं। जैसा कि अगर हम स्टार्ट किया जाए अगर चैप्टर, ठीक है, तो ये जो आपको वर्ड दिखता है वो बहुत कॉमन वर्ड दिखता है। क्या? फोर्स। फोर्स इज़ एक्चुअली वेरी कॉमन वर्ड जो आपने पहले सुन रखा है, आपने पहले पढ़ रखा है, और रोज़ किसी ना किसी फॉर्म में आप इसको एक्सपीरियंस तो करते ही हैं। ठीक है, तो फोर्स ऐसा कुछ बहुत अलग नहीं आपको यहाँ पे आके बता दिया जाएगा। हाँ, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया जाएगा उसके डेफिनेशन में जो आप पहले पढ़ के आए हैं, क्योंकि सिंस आप 9th में आके आप ऑलरेडी मोशन के बारे में बात कर चुके हैं, तो फोर्स थोड़ा सा फोर्स का डेफिनेशन जो आप 8th क्लास में पढ़ के आए हैं उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा। 8th क्लास में आप अब तक पढ़ के आए हैं कि एनी काइंड ऑफ पुश और पुल इज़ नोन एज फोर्स। पुश और पुल को आपने डिफाइन कर दिया कि किसी भी टाइप का पुश और पुल क्या होगा, फोर्स कहलाएगा। ठीक है, हम इसमें बहुत कुछ और रॉकेट साइंस नहीं लगाने वाले हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। आप ये मत समझिएगा कि अभी तक आप जो पढ़ के आ रहे थे वो गलत पढ़ के आए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अभी तक भी जो पढ़ के आए हैं वो बिल्कुल भी सही है, लेकिन सिंस जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा, आपका थोड़ा थोड़ा तो मॉडिफाई एक अच्छा मतलब अपवर्ड जाना चाहिए ना, डाउनवर्ड तो आएंगे नहीं। तो फोर्स को अगर हम डिफ़ाइन करें तो फोर्स के पहले अगर आप कुछ एग्जांपल्स देखो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप फुटबॉल का गेम देखते हो। फुटबॉल का गेम में स्टार्टिंग में क्या होता है, फुटबॉल एक जगह पे रखी है, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि कोई एक प्लेयर उसको किक करता है, ठीक है, तो वो फुटबॉल क्या होता है, मोशन में आ जाता है। फिर अगर वो फुटबॉल रोकना है तो कोई जाके उस पर कोई मस्कुलर फोर्स कोई प्लेयर लगाएगा, तब वो जाके वो फुटबॉल रुकेगी। मतलब फुटबॉल अपने आप से ना चलना स्टार्ट हुई और ना ही अपने आप से रुकी। इट मीन्स कि क्या हुआ कि जब हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, या अगर ऑब्जेक्ट रुकी हुई है तो वो मोशन में आ जाएगी, और अगर मोशन में है तो क्या होगा, या तो एक और चीज़ें हैं कि जब आप उसको मूव कर रहे हो ऑलरेडी फुटबॉल, उसको और किक कर दो और फोर्स लगा दो तो वो और तेज़ मूव कर लेती है। या कोई और भी देखो जहाँ बहुत तेज़ी से मूवमेंट हो रहा है तो क्या होगा, वहाँ पे आप उसके मूवमेंट को स्लो कर सकते हो बाय द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। या दूसरी चीज़ है, जैसे ये मार्कर है, मान लो ये मार्कर है, मान लो ये एक लकड़ी का एक पार्ट था, इसको हम तोड़ दिए, ठीक है, अब इसके देखो इसका साइज़ चेंज हो गया, तो ये भी क्यों हुआ, जब हमने इस पर एक फोर्स अप्लाई किया। या फिर अगर आपने एक रबर बॉल देखी है तो आप उसको प्रेस कर दो तो क्या होता है, फोर्स लगाने से क्या होगा कि वो दब जाएगा। वही अगर आप एक हार्ड बॉल लो, आप उसको चाहे जितना प्रेस करो कोई चेंजेस नहीं होते, तो क्या उस पर फोर्स नहीं लगाया गया, बिल्कुल लगाया गया। तो इन सारे अगर ऑब्जर्वेशन को आप ध्यान में रख के स्टार्ट करो अगर, तो बेसिकली हम फोर्स क्या है किसी भी सिचुएशन में, आइदर हमने फुटबॉल का केस लिया या इस मार्कर को इसका कैप निकालने की सिचुएशन ली, हर सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल एफर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल एफर्ट कर रहे हैं, एक्सटर्नल एफर्ट। और वो एक्सटर्नल एफर्ट हमेशा किसके फॉर्म होगा, इन फॉर्म ऑफ पुश और पुल। रिलेट कर दिया हमने आपको कि इसके पहले आपने जो पढ़ा था और अब जो आप पढ़ रहे हैं, तो एक्सटर्नल एफर्ट इन फॉर्म ऑफ पुश और पुल जो क्या करेगा, पुश या पुल क्या करेगा, इन फॉर्म ऑफ पुश और पुल विच चेंजेस। अब देखो चेंजेस और ट्राई टू चेंजेस, ठीक है, ट्राइज टू चेंज मतलब या तो चेंज करेगा या चेंज करने की कोशिश करेगा, बट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा चेंजेस आपको विजिबल हो। उस केस में क्या होगा, आप वो चेंज करने का ट्राई कर रहा है, तो इट मीन्स कि हम फोर्स को डिफाइन करेंगे कैसे, एनी एक्सटर्नल एफर्ट इन फॉर्म ऑफ पुश और पुल विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंज। अब क्या चेंजेस हो रही थी, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो वो मोशन में आ जा रहा था, मोशन में था
तो रेस्ट में आ जा रहा था। और इफ़ देयर इज़ इन केस कि अगर वो ऑलरेडी मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ भी हो सकती है बाय द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ भी हो सकती है बाय द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। इट मीन्स कि आप उसको स्लोअर डाउन भी कर सकते हो और फास्ट मूव करा सकते हो। तो इट मीन्स कि कुल मिला के दो चेंजेस हो रहे हैं, एक तो आइदर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, इन द स्टेट ऑफ, ठीक है। अब दूसरी एक चीज़ है कि जब हमने बोला कि इस मार्कर को अगर फोर्स लगाया जाए तो इसकी साइज़ में चेंजेस आ गए, या बॉल की बात करें, या अगर कोई ये ऐसे मूव कर रहा है, इस पर हम एक फोर्स लगा दें तो ये किसी और डायरेक्शन में मूव कर लेगा। तो इट मीन्स कि और क्या चेंजेस हो सकते हैं, देयर इज ऑल्सो चेंज इन डायरेक्शन एंड डायमेंशन। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन का मतलब होता है या तो उसकी शेप में चेंज हो जाए या तो उसके साइज़ में चेंज हो जाए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि अगर आप फोर्स की बात करते हैं तो क्या होगा। फोर्स इज एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल एफर्ट इन फॉर्म ऑफ पुश और पुल which changes or tries to change in the state of rest or in the state of motion or in the direction or in the dimension। dimension का मतलब shape और size of any object। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा दिया गया तो इतनी सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, ठीक है। हो सकता है कई बार आपको दिखे, और अगर ना दिखे तो उस केस में आप क्या मानेंगे कि फोर्स ने कोशिश तो की लेकिन हो नहीं पाया, ठीक है। ये फर्दर हम आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे कि क्यों फोर्स लगाने पे ही चेंजेस, फोर्स लगाने के बाद भी चेंजेस आपको दिख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि फोर्स क्या होता है। तो आप जो जान रहे थे उसके बाद से उसमें बस हमने कुछ चीज़ें ऐड कर दी, थोड़ा सा इसको जनरलाइज कर दिया ताकि और आप समझ पाएँ। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि फोर्स, याद करिए जब हम आपका फर्स्ट लेक्चर आपको पढ़ाए थे जहां हमने वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी की बात की थी, तो वहां पे हमने फोर्स के एग्जांपल से ही आपको समझाया था कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। तो आपको क्लियरली याद होना चाहिए कि फोर्स क्या होगा, दैट इज़ अ काइंड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। आपको एक बार हम फिर से रिमाइंड कराते हैं कि मान लीजिए कोई डोर है जिसको हम ओपन करना चाहते हैं और किसी ने हमको बता दिया कि आप इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगा देंगे तो क्या होगा, ये डोर ओपन हो सकता है। लेकिन अगर हम इसको 5 न्यूटन का फोर्स लगा के अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो ये दरवाज़ा नहीं ओपन हुआ। कोई और आया, इसने 5 न्यूटन का ही फोर्स लगा के इसको पुश कर दिया, वो दरवाज़ा ओपन हो गया। मतलब 5 न्यूटन का तो फोर्स दोनों ने लगाया, लेकिन किसके फोर्स लगाने से दरवाज़ा ओपन हुआ? ऑब्वियसली जिसने पुश किया। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया जाए, पुश के डायरेक्शन में या पुल। तो इट मीन्स कि अगर जब आप फोर्स के बारे में बात करते हैं तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके डायरेक्शन की भी बात करें। और जिस भी फिजिकल क्वांटिटी में हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। आप ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको बताया था कि हम एक फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे क्या, उससे रिलेटेड वो वेक्टर है या उससे स्केलर है और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स। अब आते हैं, बात करते हैं यूनिट की। तो बेसिकली अगर एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट जो है यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन फिर से मेंशन कर देते हैं। एसआई यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है और इसको हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट जो है वो फोर्स की न्यूटन होती है। अब एक और चीज़ है, याद है स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट बताए थे, जहाँ पे एमकेएस, सीजीएस और क्या एफपीएस की बात की थी। तो हमने आपको बताया था एसआई यूनिट बेसिकली क्या है, आपका एमकेएस सिस्टम को ही एसआई यूनिट को अडॉप्ट कर लिया गया है। एक और चीज़ है कि अगर सीजीएस सिस्टम में आप बात करें फोर्स की, तो सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट होती है वो होती है डाइन, डायन नहीं डाइन, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू पावर 5
डाइन होता है। ये जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि फोर्स को आप डिफाइन कैसे करेंगे, फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर आके बात करें कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की, तो कांटेक्ट फोर्सेस का मतलब आपको क्लियरली पता है कि कांटेक्ट का मतलब क्या है। ऐसे फोर्सेस जिनके एप्लीकेशन के लिए हमको मान लीजिए कि हमको क्या चाहिए, कांटेक्ट में होने की नीड होती है, ऐसे फोर्सेस को हम कांटेक्ट फोर्सेस कहेंगे। जैसे सिंपल सबसे कॉमन एग्जांपल है कांटेक्ट फोर्सेस का आपका मस्कुलर फोर्स, ठीक है। अगर सिंपली इस मार्कर पे हमको फोर्स लगा के ओपन करना था तो इस मार्कर को बिना टच किए ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। या अगर आपको एक थप्पड़ हमको मारना है तो आपके ऊपर ऑब्वियसली हम एक मस्कुलर फोर्स लगाएंगे, तो वो भी बिना आपको आपके कांटेक्ट में आए तो पॉसिबल नहीं है ना। तो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब एक और बात करते हैं कि नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की अगर बात करें तो नॉन कांटेक्ट का मतलब ऐसे फोर्सेस जिनके एप्लीकेशन के लिए कांटेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको नॉन कांटेक्ट फोर्सेस बोलेंगे। जब बेस्ट एग्जांपल जो आपका है, आपने मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट देखे होंगे हमेशा, तो जब भी आप किसी मैग्नेट को लाके मैग्नेटिक मटेरियल के पास लाते हैं तो दूर से भी मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेता है, मतलब कांटेक्ट की नीड नहीं होती है। दूसरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ऐसे क्या होता है, उस पर एप्पल पे जाके तो नहीं लगता ना, वो अर्थ लगा रही है, कांटेक्ट नहीं भी है तो एप्पल अर्थ की तरफ ही गिरता है। तो ये बेसिक आपको पता है, ये चीज़ें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि अब 8th क्लास में इसको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए और नहीं पढ़ के आए तो पुरानी बुक उठाइए, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। द इम्पॉर्टेंट टर्म जो है वो आपका है ये बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस के कंसेप्ट को बहुत क्लियरली समझिएगा, ठीक है। बात आती है कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस का मतलब क्या होता है। अगर आप देखें तो बैलेंस वर्ड का मतलब क्या है, बैलेंस वर्ड से आप क्या समझते हैं? ऑब्वियसली कि बैलेंस कर दिया गया, ठीक है, ना कोई ज़्यादा ना कोई कम। बैलेंस का मतलब तो यही हुआ ना कि ना कोई ज़्यादा ना कोई कम, बैलेंस हो गया। लेकिन बैलेंस कब होगा? जब ऑब्वियसली एक से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है ना। कोई भी एक चीज़ अपने आप में तो बैलेंस होगी नहीं, हमेशा एक चीज़ दूसरी चीज़ से बैलेंस होगी ना। तो इट मीन्स कि अगर हम बैलेंस फोर्सेस की बात करें तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि बैलेंस फोर्सेस की बात करेंगे तो एक से ज़्यादा फोर्सेस की हम बात करेंगे, ठीक है। अकेले एक सिंगल फोर्स बैलेंस फोर्स नहीं हो सकता, ठीक है। इट मीन्स कि बैलेंस फोर्सेस में सिंपल सी चीज़ है। एक एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए ये बॉक्स है, ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। अब इस पर एक और चीज़ ये समझने के पहले एक चीज़ समझ लीजिएगा, इस पर क्योंकि वर्ड आएगा। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब अगर मान लीजिए, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस पर बहुत सारे फोर्स लग रहा है, F1, F2, F3, F4, F5, ठीक है, मतलब बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं तो रिजल्टेंट फोर्स का मतलब क्या है कि ये बहुत सारे फोर्सेस कुछ ना कुछ इस पर इफेक्ट तो क्रिएट करेंगे ही। तो अगर इन सारे फोर्सेस को एक फोर्स से, एक सिंगल फोर्स से हमको रिप्लेस करना हो तो क्या होगा? तो बेसिकली इन सारे फोर्सेस को अगर एक सिंगल फोर्स से रिप्लेस करें तो उसी को हम इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। अब आप एक दिमाग में आपके एक कॉमन सी चीज़ आएगी कि मतलब ये सारे फोर्सेस को ऐड करें तो जो हमको मिलेगा वो उसका रिजल्टेंट हो जाएगा। ये बहुत सही है, लेकिन किस हद तक सही है? हमने आपको पहले ही बोला कि फोर्सेस जो होंगे वो क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस लग रहे हैं तो वो सारे एक डायरेक्शन में लगेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ले लो तो मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिस पे हमने एक फोर्स लगाया 5 न्यूटन का और दूसरा फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। इसको हम इस तरफ क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो इस पे जो टोटल फोर्स लग रहा है क्या है, वो है आपका 5 + 10 दैट इज़ 15 न्यूटन। तो ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया इन दोनों का। अब दूसरी एक सिचुएशन है कि हम एक फोर्स लगा दे रहे हैं इधर से जो है 25 न्यूटन का, ठीक है। अब इस पे रिजल्टेंट फोर्स
दो फोर्सेस 5 और 10 इधर से लग रहे हैं और एक फोर्सेस 25 न्यूटन का इधर से लग रहा है। अब इस पे रिजल्टेंट फोर्स क्या है? अब देखो, आप इसको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम था, तो ये आपस में ऐड हो गया रिजल्टेंट फोर्स के लिए, बट ये इन दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या होगा? सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में जब आप रिजल्टेंट की बात करेंगे तो सेम डायरेक्शन में जब होंगी क्वांटिटीज़ तो वो ऐड होंगी और डिफरेंट डायरेक्शन में होंगी तो वो सब्सट्रैक्ट होंगी। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं मेन जो हमारा मुद्दा था वो था बैलेंस और अनबैलेंस। अब एक सिचुएशन अज्यूम करिए कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे हमने फोर्स लगा दिया इधर से F1 और इधर से F2, इधर से कोई फोर्स लगा दिया F3 और F4। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब हम मान लेते हैं F1 10 न्यूटन है, F2 भी 10 न्यूटन है, ये 12 न्यूटन है F3 और ये भी 12 न्यूटन है। अब आइए ज़रा इस बॉक्स स्पेस ऑब्जेक्ट पे रिजल्टेंट फोर्स की बात करें तो होगा क्या? अब आप देखिए, पहले तो हमने F1 और F2 ले लिया, F1 और F2 का रिजल्टेंट क्या होगा? ऑब्वियसली ये इस डायरेक्शन में, ये दोनों अपोजिट हैं, तो इट मीन्स कि 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये 12 न्यूटन और ये 12 न्यूटन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो क्या हो जाएगा? ये भी हमारे 12 न्यूटन माइनस 12 न्यूटन इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इट मीन्स कि इस पे जो नेट फोर्स आया हमारा या रिजल्टेंट फोर्स आया वो क्या है? दैट इज इक्वल्स टू द 0। इट मीन्स कि अगर देखो, अब इतने सारे फोर्सेस लग रहे थे इस पे, लेकिन जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये F1 F2, ये F1 और F2 आपस में क्या होंगे? बैलेंस होंगे। ये दोनों आपस में बैलेंस्ड फोर्सेस होंगे। मतलब ऐसे फोर्सेस जो किसी सेम ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट पे मोर देन 1 फोर्सेस लग रहे हैं, ऑब्वियसली हमने पहले ही बात की ना कि सिर्फ एक फोर्स नहीं, ठीक है, अगर एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रहे हैं और उन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट जो है वो 0 हो जाए, तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहेंगे? बैलेंस फोर्स। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म याद रखिएगा, इट डू नॉट चेंज द state of motion और रेस्ट। बात समझ में आ गई? मतलब बैलेंस फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट के ना तो रेस्ट के स्टेट में किसी भी तरीके का चेंज प्रोड्यूस करने वाले हैं और ना ही उसके मोशन के स्टेट में कोई चेंजेस प्रोड्यूस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमेशा बात याद रखिएगा। इसी के एक्चुअली हम रेफरेंस में बात कर रहे हैं जब हमने बोला कि फोर्स विल ट्राई टू चेंज, मतलब वो कर पाएगा या नहीं, बट इट विल ट्राई, चेंज कर देगा या ट्राई टू चेंज। तो इस केस में ट्राई टू चेंज होगा, आपको चेंजेस विजिबल नहीं होंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? अगर बैलेंस फोर्सेस के कुछ एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो बैलेंस फोर्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? बैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल, अगर सबसे कॉमन एग्जाम्पल आप देखिए तो आपने एक गेम खेला होगा कभी ना कभी जिसको हम टग ऑफ वॉर कहते हैं, ठीक है। टग ऑफ वॉर में होता क्या है? बेसिकली 2 टीम्स होती हैं जो एक रस्सी को पकड़ के दोनों तरफ से खींचती हैं, और अगर यू हैव ऑब्जर्व दैट सिचुएशन कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में व्हेन बोथ द टीम्स आर अप्लाइंग द सेम अमाउंट ऑफ द फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक टीम इधर से एक टीम इधर से, तो ये जो रोप है वो किसी भी साइड में नहीं मूव करती है। ये तभी मूव करती है जब एक साइड का फोर्स ज़्यादा होगा और एक साइड का फोर्स कम होगा, ठीक है। तो जिस सिचुएशन तक ये रोप मूव नहीं करती है, मतलब इधर वाली टीम और इधर वाली टीम दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगा के इसको पुल कर रही हैं अपनी अपनी तरफ, तो क्या होगा? देयर इज नो चेंज इन द
मोशन ऑफ दिस रोप। तो इस केस में क्या होगा, ये जो दोनों टीमें इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रही हैं तो वो क्या फॉर्म करेंगी, वो एक बैलेंस फोर्सेस अप्लाई करेंगी और वो दोनों मिलके एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगी और उस केस में रोप पे किसी भी तरफ, मतलब किसी भी टीम की तरफ ये नहीं जाती है। ठीक है, दूसरी सिचुएशन आती है, एक और एग्जांपल, कि कई बार आपने देखा होगा कि एक बहुत हैवी बॉक्स आप मूव करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई हैवी बॉक्स है, इसको आप किसी तरीके का एक मान लीजिए फोर्स F1 लगा के मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मूव नहीं होगा। ठीक है, कई बार नहीं होता है, कई बार अगर हो भी जाता है, तो जब तक ये मूव नहीं हो रहा है ना, तब तक वो बैलेंस केस का कंडीशन, बैलेंस के फोर्स का केस है। आप कहेंगे मैम बैलेंस फोर्स के लिए तो हमको 2 फोर्सेज चाहिए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फोर्स जिस ग्राउंड पे रखा जाता है, ये ग्राउंड इस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स भी तो लगाएगी, और ये फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उसके जस्ट अपोजिट होती है। या आप 8th क्लास में पढ़ के आए हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये बॉक्स जब तक ये मूव नहीं करे, इट मीन्स क्या है, जो फोर्स आपने अप्लाई किया है वो फ्रिक्शनल फोर्स से क्या हो रहा है, बैलेंस हो जा रहा है, और जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स हो रहा है वो 0 हो जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल जहाँ पे आप कहीं भी फोर्स लगा रहे हैं और वो मूवमेंट नहीं हो रहा है उसमें, तो बेसिकली क्या हो रहा है, वहाँ पे बैलेंस फोर्सेस हो रहा है। एक और चीज़ याद करिएगा कि बैलेंस फोर्सेस मोशन और रेस्ट के स्टेट्स में कोई चेंज ना कर पाए, बस उसके डायमेंशन में चेंजेस ज़रूर पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल आप एक रबर की बॉल लीजिए और आप उसको दोनों तरफ से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स से प्रेस करेंगे तो आप देखते हैं क्या होता है, वो उसका शेप चेंज हो जाता है। दूसरी तरफ अगर आप एक स्प्रिंग को दोनों तरफ से खींचें तो भी उसके शेप में चेंजेस हो सकते हैं। तो हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ कभी भी उसके स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन में चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, ये बात हमेशा जान लीजिएगा। किस केस में, बैलेंस फोर्सेस के केस में। अब आइए ज़रा दूसरी बात करते हैं हम, वो अनबैलेंस केस में। अनबैलेंस का सिंपल सा, अगर आप बैलेंस जान गए हैं तो अनबैलेंस जान जाएंगे। सिंपल सी बैलेंस फोर्सेस के केस में हो रहा था कि अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाए तो वहाँ बैलेंस फोर्सेस हो जाए, और अनबैलेंस के फोर्स के केस में क्या होगा, अगर नंबर ऑफ फोर्सेस मान लीजिए F1 F2 लग रहे हैं, और इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या हो, नॉन ज़ीरो हो, मतलब 0 के बराबर ना हो के कुछ भी हो, तो ऐसे केसेस में जो फोर्सेस होंगे वो क्या होंगे, वो अनबैलेंस होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अनबैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं कि the forces whose resultant is not equals to the 0, that kind of forces are known as the unbalanced forces। ठीक है, अब एक कॉमन सा एग्जांपल अगर अनबैलेंस फोर्स की बात करें तो अगेन हम वही लेंगे, टग ऑफ वॉर। ठीक है, टग ऑफ वॉर की बात करें तो बताया ना कि जब दोनों अपने अपने तरफ इक्वल अमाउंट, तो ये किधर भी नहीं जा रही थी जब फोर्सेस दोनों तरफ से दोनों टीम इक्वल लगा रही थी। एक सिचुएशन आती है कि ये किधर भी शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो अगर इधर शिफ्ट हुई मतलब फोर्स इधर ज़्यादा था, अगर इधर शिफ्ट हुई तो फोर्स इधर ज़्यादा था। और आपने हमेशा देखा होगा कि टग ऑफ वॉर में वही टीम विनर होती है जिसकी तरफ ये रोप शिफ्ट हो जाती है। तो इट मीन्स कि उस केस में जो फोर्सेस लगाया दोनों टीमों ने वो बैलेंस ना होके अनबैलेंस हो गया। ठीक है, और अगर वही बॉक्स का हम केस लें तो उस केस में जब शिफ्ट कर रहे हैं, मान लीजिए जो हमने बताया कि हमने फोर्स लगाया इस पर F1, इसका फ्रिक्शनल फोर्स था F2। अब मान लीजिए कोई और आपका फ्रेंड आपके आके हेल्प कर दे, उसने भी फोर्स लगा दिया F3। अब क्या होगा, अगर इस केस में ये बॉक्स मूव कर गया, इट मीन्स क्या हो गया, ये जो टोटल फोर्सेस लगे वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा हो गए। इट मीन्स कि क्या होगा, वो बॉक्स मूव कर देगा। तो ये हो गया आपका बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस, और एग्जाम्पल से आपने बहुत क्लियरली समझ लिया। अब थोड़ा सा अगर हम आगे की बात करें तो आगे की टॉपिक जो है वो है आपका इनर्शिया। ठीक है,
इनर्शिया की बात करने के बाद ही हम लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे। तो इनर्शिया क्या होता है? तो बच्चों, अगर इनर्शिया की बात की जाए तो इनर्शिया एक ऐसा कोई टर्म नहीं है जिसे आपने पहले एक्सपीरियंस ना किया होगा, बट फिर भी अगर इनर्शिया को थोड़ा सा अगर आपके सिलेबस में है तो आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट आपने इनर्शिया को किसी ना किसी फॉर्म में आपने ज़रूर कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया होगा। फिज़िक्स की ये बहुत खूबसूरत सी चीज़ है कि इसमें पढ़ने वाली हर चीज़ को आप अपने डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। तो अगर इनर्शिया की बात करें तो हर एक बॉडी में, हर एक ऑब्जेक्ट में एक टेंडेंसी होती है। कैसी टेंडेंसी? कि वो अपने अंदर होने वाले चेंजेस को रेजिस्ट करे, रोक पाए या ना रोक पाए, दैट इज़ अनदर थिंग, लेकिन वो रोकेगा ज़रूर। जैसे एक सुबह अगर आपको उठाया जाए तो भले आपको उठना पड़ेगा, लेकिन मन तो यही करता है अरे यार नहीं उठेंगे, ठीक है। तो या अगर आपसे कोई कह दे ये काम कर दो, तो पहले क्या होता है, आपके नेचर में है नहीं करना, भले आप करेंगे बाद में। तो बेसिकली क्या है कि आप अपने अंदर होने वाले चेंजेस को रेजिस्ट, जैसे आप कहीं बैठे हैं, आपको कहा जाए उठो, तो आप तुरंत नहीं, आप मतलब एक बार को होगा नहीं आई डोंट वांट टू चेंज। तो ये जो बिहेवियर है ना, इसी को अगर आप जनरल लैंग्वेज में बोले तो इट इज़ अ काइंड ऑफ इनर्शिया। बट सिंस आपको बुक में पढ़ना है तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट मच सिंपल कि हाँ मैं बैठना चाह रहा हूँ, मुझे कोई उठाए तो मैं नहीं उठूँ तो ये इनर्शिया हो जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की, मतलब जो ये चेंजेस को रजिस्ट करने की प्रॉपर्टी होती है, इसी को हम क्या कहेंगे, इनर्शिया कहेंगे। बेसिकली अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमेशा क्या करेगा, अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, मतलब वो मोशन में नहीं आना चाहेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो भी क्या होगा, वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करना चाहेगा, वो रेस्ट में नहीं आना चाहेगा या स्लोअर। तो बेसिकली इनर्शिया जो है उसको हम डिफाइन करते हैं टेंडेंसी ऑफ एनी बॉडी to oppose the changes in its state of rest or uniform linear motion, ठीक है। तो बेसिकली इनर्शिया क्या है, इनर्शिया बेसिकली बॉडी की टेंडेंसी है जो अपने स्टेट को मेंटेन रखना चाहती है। इसी टेंडेंसी को या इसी प्रॉपर्टी को या इसी रेजिस्टेंस करने की जो प्रॉपर्टी है उसको हम क्या बोलेंगे, इनर्शिया बोलेंगे, ठीक है। अब आइए अगर बात करें कि इनर्शिया कितने टाइप का हो सकता है, ठीक है। तो हमने तो एक चीज़ कही कि रेस्ट में है तो मोशन में, मतलब वो अपने रेस्ट के स्टेट को मेंटेन करना चाह रहा है। दूसरी चीज़ है मोशन में है तो मोशन के स्टेट को मेंटेन करना चाह रहा है। तो मतलब दो, एक तो क्लियरली आपको क्लियर है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा, दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन होगा, और तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होगा। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन को भी चेंज नहीं करना चाहता है, और ये जो टेंडेंसी होती है डायरेक्शन ना चेंज करने की, उसको हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, इनर्शिया जो है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में बॉडी क्या करेगी, इट विल ट्राई टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट की मतलब कि उसके रेस्ट के स्टेट को चेंज करने के लिए जो चीज़ें भी की जाएंगी वो उसको अपोज करेगा। तो बेसिकली हम इसको डिफाइन करेंगे टेंडेंसी ऑफ द बॉडी या ऑब्जेक्ट या बॉडी कुछ भी कह लीजिए, टू अपोज the changes in its state of rest by itself। कैसे करेगा,
अपने ही द्वारा करेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहेंगे। ठीक है, मतलब बॉडी अपने रेस्ट के स्टेट में होने वाले चेंजेस को अपोज करेगा, तो दिस टेंडेंसी या दिस प्रॉपर्टी विल नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, अब एक कॉमन सा एग्जांपल इसका देखिए, आप सब ने ये कभी ना कभी या अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप किसी बस में बैठे हैं, फॉर एग्जांपल ये बस में बैठे हैं, आप इस बस की सीट पे बैठे हैं, अगर ये बस रुकी हुई है और उसके बाद स्टार्ट होती है ये चलना, तो ये बस आगे जाती है और सडनली आप पीछे जाते हो, होता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? अब होता क्या है कि जब ये बस रुकी है, आप और बस दोनों रेस्ट के स्टेट में, ठीक है, जब ये बस मूव करना, मतलब बस को मूव कराया गया, तो बस तो मोशन में आ गई, लेकिन आपकी बॉडी क्या होगी, योर बॉडी ड्यू टू इनर्शिया अभी भी क्या होगा, आपकी बॉडी अभी भी रेस्ट में रहना चाहेगी। तो अगर ये आगे बढ़ गई और अगर आप रुके रहना चाहोगे तो आप कहाँ जाओगे, पीछे ही तो जाओगे। ठीक है, तो ड्यू टू इनर्शिया आपकी बॉडी जो है वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करना चाहती है, इसीलिए क्या होता है, जो पैसेंजर होते हैं वो क्या होते हैं, बैकवर्ड जाते हैं। ठीक है, एक और कॉमन एग्जाम्पल है आपका कि अगर आपने देखे होंगे कि किसी ट्री के ब्रांचेस को शेक किए जाएं तो पत्ते नीचे गिरते हैं, तो क्या होता है, जैसे हम ब्रांचेस को शेक करेंगे तो ब्रांचेस तो मोशन में आ जाते हैं, बट लीव्स का क्या, लीव्स ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट इट विल ट्राई टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। अब मान लीजिए कि ये लीव्स हैं और ये ब्रांचेज हैं, अब इसको हम हिला रहे हैं, ये मोशन में आ गए, अगर ये रेस्ट में तो क्या होगा, ये फॉल डाउन ही तो होंगे। समझ में आ गई बात? अगर ये भी इसके साथ मोशन करना स्टार्ट हो गए होते तो क्या ये टूट के गिरते? नहीं गिरते। तीसरी एक और एग्जांपल्स है कि आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी चीज़ में से डस्ट निकालना चाहते हैं तो हम उसको बीट करते हैं, जैसे कारपेट हुआ, डोरमेट हुआ, तो हम क्या करते हैं, जब उसको बीट करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, जो उसके फाइबर होते हैं, फाइबर्स तो मोशन में आ जाते हैं, लेकिन उसके जो डस्ट पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं, वो रेस्ट में ही रहते हैं। अब मान लीजिए इस पे है, अब हम इसको ये आपका कारपेट है, अगर इसके साथ साथ ये भी मोशन में आ गया होता डस्ट, तो ये मोशन कर रहा होता, लेकिन अब हमने मोशन कराया तो ये तो अपनी जगह पे है, तो ये जाहिर सी बात है नीचे ही जाएगा। एक सबसे कॉमन एग्जांपल आपको बताना है जो आपकी एक्टिविटी में है, कि अगर आप एक ग्लास रखिए, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रखिए और एक कॉइन रखिए, आप जैसे ही कार्डबोर्ड को बहुत रैपिडली फ्लिक करते हैं, कॉइन जो है वो नीचे आ जाता है। कॉइन को भी तो चले जाना चाहिए था, नहीं, लेकिन कॉइन मोशन में नहीं आता। जब आप उसको फ्लिक करते हो कार्डबोर्ड को, तो कार्डबोर्ड तो मोशन में आ गया, बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो कॉइन है वो अभी भी रेस्ट में रहना चाहता है, इसीलिए वो डाउनवर्ड आ जाता है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जब आप एक पाइल क्रिएट करते हो, कैरम खेलते वक्त, कैरम खेलते ही होगे, तो जब पाइल को आप स्ट्राइकर से जब सबसे नीचे वाले कॉइन को आप स्ट्राइक करते हो, तो सबसे नीचे वाला कॉइन स्ट्राइक होके चला जाता है, बट जो पाइल है वो नीचे गिर जाता है। तो क्यों? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप बुक में देख सकते हो मन करे तो, अदरवाइज़ इतना सफिशिएंट है। एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। अब हम बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन की। इनर्शिया ऑफ मोशन क्लियरली, अगर आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट समझ में आ गया तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होगा कि यहाँ पे बॉडी अपोज कर रही थी अपने रेस्ट के स्टेट में चेंजेस को, तो इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या करेगा, ये रजिस्ट करेगी किसको, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, मतलब अगर अब बॉडी मूव करना चाहेगी, मोशन में है, अगर बॉडी मोशन में है तो इट विल ट्राई टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, अब इसका कॉमन एग्जांपल अगर हम आपको बताएं कि अगर एक जो बस है चल रही है और ये सडनली ब्रेक लगे तो क्या होगा, आप फॉरवर्ड जाते हैं, होता है ना, आगे आपको एक जर्क लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? अब देखिए, अगर आप इस बस में बैठे हुए हैं, ठीक है, अब आप जा रहे हैं, ये भी चल रहा है साथ साथ, अब अचानक से बस रुक गई, बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन अभी भी क्या है, ये तो मोशन में रहना चाहेगा ना। अब ये रुक गई बट ये मोशन करना चाह रही है, तो ये कहाँ जाएगी, आगे ही जाएगी ना।
तो ये ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। एक दूसरी एग्जांपल आपको बता रहा है, आपने देखा होगा कि लगेज जो रखते हैं कार्स में, टैक्सी में, वो रोप से टाई करके रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? रोप से टाई करने का सिर्फ एक रीज़न है कि क्या होगा, जब मूविंग रहता है, मान लीजिए ये लगेज है आपका किसी कार पे है, तो अब कार को रोका गया तो कार तो रुक गया, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होगा, अगर लगेज अभी भी मोशन में रहना चाहेगा तो क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो सिंस वो गिरे ना, इसलिए हम इसको टाई करके रखते हैं। और भी कुछ एग्जाम्पल होंगे जो आप देख सकते हैं, या एक और एग्जाम्पल अगर आप देखें तो सीट बेल्ट्स हम पहनते हैं। सीट बेल्ट्स क्यों पहनते हैं? क्योंकि हम जब मोशन में होते हैं, कार चल रही होती है, गाड़ी चल रही होती है, तो हमारी बॉडी मोशन में होती है, लेकिन जब कार को ब्रेक लगाते हैं तो कार तो क्या होता है, वो रुक जाएगा, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होगा, हम अभी भी मोशन वाले स्टेट को मेंटेन रखना चाहेंगे, हमारी बॉडी मोशन वाले स्टेट को मेंटेन रखना चाहेगी, तो हम कहाँ जाएंगे, फॉरवर्ड जाएंगे, और फिर हम इंजर्ड हो सकते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम सीट बेल्ट पहनते हैं कि हम मतलब आगे जाएं तो एकदम कार के बाहर ही ना चले जाएं, रुके रहें, सीट बेल्ट लगा रहे तो ठीक है। तो ये बहुत कॉमन से एग्जाम्पल हैं। अब आते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की, ठीक है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इसमें बॉडी क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा किसको, चेंज इन डायरेक्शन। चेंज इन डायरेक्शन का मतलब क्या है कि बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में वो मूव करते रहना चाहेगी, वो अपने डायरेक्शन में होने वाले चेंजेस को रेजिस्ट करेगी, और ये जो रेजिस्टेंस होगा टुवर्ड्स द चेंज इन द डायरेक्शन, उसी को हम बोलेंगे क्या, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल फिर से लेते हैं, मेरे पास इसके अलावा कुछ है नहीं अभी आपको समझाने को, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये हैं आप पैसेंजर, और ये है चलती हुई कोई भी गाड़ी, कार, बस, जो भी कंफर्टेबल है आप अज्यूम कर लीजिए। अब ये सीधे मूव कर रही है, अब ये कार को टर्न करना है इधर, ठीक है, तो ये टर्न होगा, बट आप क्या है, आप तो अभी भी सीधे मूव करना चाहेंगे ना, तो ऐसा क्या होगा, ये जा रही थी सीधे और ये मुड़ी, तो आप किधर जाएंगे, आप इधर जाएंगे ना। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि जब टर्न आते हैं तो आप अपोजिट डायरेक्शन में फॉल डाउन होते हैं, तो दैट इज़ ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अब एक और चीज़ है कि इनर्शिया का मास से क्या रिलेशन है। मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा उसकी इनर्शिया उतनी ही ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों? आपने अज्यूम किया होगा कि मान लीजिए कोई बहुत भारी सा स्टोन है और अगर वो रुका हुआ है तो उसको मोशन कराने के लिए बहुत मुश्किल है, मतलब उसके स्टेट में चेंज कराने के लिए इट्स अ क्वाइट डिफ़िकल्ट इन कंपैरिजन टू द लाइटर स्टोन। तो मतलब डिफ़िकल्ट का मतलब क्या है कि उसकी इनर्शिया ज़्यादा है, वो ज़्यादा अपोज कर पाएगा। और वहीं कोई हल्का सा, जैसे ये मार्कर है, आप इसको थोड़ा सा भी फ्लिक कर दो, ये इसके स्टेट में चेंजेस हो जाएंगे। तो मास जितना ज़्यादा होगा इनर्शिया उतनी ज़्यादा होगी, मास जितना कम होगा इनर्शिया ऑब्जेक्ट की उतनी कम होगी, ठीक है। इट मीन्स कि मास ज़्यादा होने पे बॉडी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है टू अपोज द चेंजेस, ठीक है। आई होप कि इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फोर्स एंड इनर्शिया। इसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे आपका फर्स्ट लॉ ऑफ, मतलब लॉज ऑफ मोशन। इस लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, एंड कोई दिक्कत होगी तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू सो मच।